Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shikha Sambharkar and today our topic is learning and imprinting. So before starting the topic learning and imprinting, we should know what's the meaning of learning. Actually learning and imprinting, learning means अधिगम and imprinting means अध्ययन. मतलब कि learning and imprinting अधिगम एंड अध्ययन इसको हम समझने के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज लर्निंग. लर्निंग और इम्प्रिंटिंग जो है वो थोड़ा सा डिसिमिलर है, जो चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लर्निंग को देखते हैं. Learning stands for all those changes and modifications in the behavior of the individual which he undergoes during his lifetime. लर्निंग सभी लोग जानते हैं. हम लर्न ये जो वर्ड है इससे बचपन से वाकिफ है. और लर्निंग मतलब होता है सीखना. किसी भी चीज को लर्न करना मतलब सीखना. तो लर्निंग का यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन जो है अपने लाइफ टाइम में जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशंस उसकी लाइफ में उसके बिहेवियर में हो रहे हैं उसी को लर्निंग कहा जाता है. Learning is a very comprehensive process which covers nearly all fields cognitive, affective of human behavior. इसमें कहा जा रहा है कि जो लर्निंग है वो लगभग सारे ही फील्ड्स को कवर करता है. जैसे कॉग्निटिव मतलब एक्टिविटी संबंधी कह सकते हैं हम. एंड कॉग्निटिव मीन्स संज्ञान से संबंधित होता है. अफेक्टिव मीन्स इमोशनल या भावात्मक होता है. ये मतलब ह्यूमन बिहेवियर की तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस से रिलेटेड पार्ट होता है. कॉग्निटिव मतलब कि जो भी वो एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है वो. और अफेक्टिव मतलब उसका इमोशनल या फिर भावात्मक जो है उससे रिलेटेड जो पार्ट है. तो ये सारी चीजें लर्निंग में इंक्लूड है. देन देर आर सम एमिनेंट पर्सनालिटीज, मतलब कह सकते हैं कि जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस फील्ड में. द नेम इज गार्डनर मर्फी. ये गार्डनर मर्फी जो थे इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा लर्निंग जो है इसको डिफाइन करने में, डिस्क्राइब करने में. गार्डनर मर्फी 1968, हेनरी पी स्मिथ 1962, वुडवर्थ 1945, किंग्सले एंड आर गैरी 1957, प्रेसी रॉबिन्सन एंड हॉरॉक्स 1967, क्रो एंड क्रो 1973, हिलगार्ड 1958, किम्बल 1961. ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नाम थे जो लर्निंग के फील्ड में इन्होंने योगदान दिया है. नाउ लर्निंग एंड मैच्योरेशन. लर्निंग एंड मैच्योरेशन जो है इसको भी समझना जरूरी है. बिगी एंड हंट 1968 ने इसमें बहुत काम किया और इसका इम्पोर्टेंस बताया. मैच्योरेशन मतलब कि परिपक्वता हो सकता है या फिर यहाँ पर जो बताया जा रहा है, before certain kinds of learning may take place, one has to have achieved a certain level of maturation. मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लर्निंग, अगर कोई भी चीज हम सीख रहे हैं वो चीज अगर हो रही है, लर्निंग में टेक प्लेस बिफोर दैट, अगर कोई लर्निंग हो रही है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, वन हैज टू हैव अचीव्ड ए सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरेशन. मतलब हमारे अंदर परिपक्वता होनी चाहिए. और ये जो परिपक्वता है सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, हमारे ब्रेन के लेवल पे भी होनी चाहिए. शारीरिक और मानसिक रूप से हम एक प्रकार से रेडीनेस कह सकते हैं किसी चीज को सीखने के लिए. तो वो उसको यहाँ पर लर्निंग एंड मैच्योरेशन के फॉर्म में बताया है. फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 6 month-old baby cannot learn how to control bowel movements because neither his brain nor his body is mature enough to do so. यहाँ पर बताया कि जो 6 महीने का छोटा बच्चा रहता है वो अपने बॉल मोमेंट्स को, मतलब कि अगर वो टॉयलेट जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, मतलब कि वो उस मोमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है. और जनरली बेड पर ही उसका सब कुछ करवाया जाता है. तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज नाइदर हिज ब्रेन नॉर हिज बॉडी इज मैच्योर.
मतलब कि वो उस काम को करने के लिए मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, ना तो बॉडी से ना तो ब्रेन से, मतलब कि उसका रेडी नहीं है, वो इनफ रेडी ना होने के कारण जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है बॉल मोमेंट्स को। लेकिन वही अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो उसको कंट्रोल कर पाता है, वो बाथरूम तक जाता है, फिर उसके बाद उसका सब होता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उसके लिए मैच्योर नहीं है। ये इसको यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है इस चीज को। तो यहाँ पर बताया है, बिफोर सर्टेन काइंड्स ऑफ लर्निंग में टेक प्लेस वन हैज टू हैव अचीव्ड ए सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरेशन। मतलब अगर कोई कुछ सीखना चाह रहा है तो उसका माइंड, उसका ब्रेन और उसका बॉडी दोनों चीजें उसमें साथ देना जरूरी है। Now next is learning and other temporary change producing factors। यहाँ पर बता रहा है कि दो फैक्टर्स बताए हैं, अनस्टेबल और ट्रांजिस्टरी फैक्टर्स और स्टेबल फैक्टर्स। मीन्स हम इस तरह से समझ सकते हैं, स्थायी और अस्थायी दो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो लर्निंग जो है किन चीजों से प्रभावित होती है वो हम यहाँ पर समझेंगे। सपोज अनस्टेबल में कुछ फैक्टर्स दिए हैं, फटीग, ड्रग्स, इलनेस, इमोशनल सिचुएशंस। तो अनस्टेबल फैक्टर्स ये जो है, सपोज यहाँ पर एक है इलनेस। इलनेस मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं खा पा रहा है, उसके जो भी हेल्पर है, जो वेल विशर्स है, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं और उसको खाना वाना खिला रहे हैं, उसके सारा काम करके दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है कि वो अपना काम खुद नहीं कर पा रहा है। तो ये किस वजह से आया है, उसकी बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से आ रहा है। लेकिन ये क्या ये स्थायी है? नहीं, ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। कुछ समय पश्चात उसकी हालत जो सुधर जाएगी, वो ठीक हो जाएगा और फिर क्या होगा, अपना काम खुद करने लगेगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, अनस्टेबल फैक्टर है। हमारे जो भी बिहेवियर उसमें चेंज हो रहा है, लर्निंग जो हम कह रहे हैं, तो ये एक टाइम के बाद में चेंज हो जाता है। ऐसे इमोशनल सिचुएशंस है, किसी टाइम पे हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे अंदर कोई चेंज आता है, लेकिन वो जरूरी थोड़ी कि उस टाइम पर जो हम फील कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहेंगी। हमारे इमोशनल जो चीज़ें, इमोशनल सिचुएशन है, वो चेंज हो जाएंगी, तो उस हिसाब से हम बिहेव करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, स्टेबल फैक्टर्स। स्टेबल फैक्टर्स मतलब कि रिलेटिवली परमानेंट कहा है इसमें। मतलब एक चीज यहाँ पर क्लियरली बताई है कि कोई भी जो चेंज है वो पूरी तरह से परमानेंट नहीं होगा। रिलेटिवली परमानेंट मतलब कि पार्शियल परमानेंट या आंशिकता, ऐसा पूर्णता से नहीं होगा। तो स्टेबल फैक्टर्स में उसने एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक प्रैक्टिस, एक वर्ड भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है, या कहीं से जाकर के उसने कोई ट्रेनिंग ली है, अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है, ट्रेनिंग ली है, कोई किसी चीज की वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है, तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि उसके व्यवहार में जो चेंजेस आएंगे वो स्टेबल होंगे। लेकिन ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग स्टेबल ही रहेंगे। हो सकता है कुछ साल तक स्टेबल रहे, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो स्टेबल रहे, कुछ ईयर्स तक वो चीजें चलती रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि फिर उसके लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे, कोई नया एक्सपीरियंस आएगा, कोई और एडवांस लर्निंग होगी, तो उसके व्यवहार में और ज्यादा कुछ चेंजेस नए आ जाएंगे। तो इस तरह से दो चीजें बताई गई है कि हमारी लर्निंग को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारी लर्निंग प्रभावित होती है। तो यहाँ पर अनस्टेबल में दिया है फटीग, ड्रग्स, इलनेस, इमोशनल सिचुएशन। स्टेबल फैक्टर्स में दिया है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो ये थे हमारे फैक्टर्स। नाउ अवर टॉपिक लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग। अब हम अपने टॉपिक पे है, लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग। लर्निंग मतलब कि सीखना, इम्प्रिंटिंग मतलब अध्ययन या फिर हम कोई चिन्ह, निशान या कोई छाप, इस तरह से उसको समझ सकते हैं। लर्निंग मतलब कि अधिगम, इम्प्रिंटिंग मतलब कि अध्ययन। तो ये दोनों चीजें साथ में क्यों ली गई है, क्या इनमें समानता है या कोई चीज अलग अलग इनको करती है, किस वजह से साथ में ली गई है? जो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि लर्निंग में जो है बताया गया है कि प्रैक्टिस से वो चीजें हो रही है। मतलब कोई सीख रहा है जो, तो हमने देखा कि उसके फैक्टर्स भी देखे हमने कि एक्सपीरियंस से या ट्रेनिंग से वो लर्निंग हो रही है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, सब सीख रहे हैं। बट इम्प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, इम्प्रिंटिंग के बारे में एक फेमस ऑस्ट्रेलियन इथोलॉजिस्ट है कोनार्ड लॉरेंस, उन्होंने बताया इम्प्रिंटिंग के बारे में।
उनका ये कहना है कि जो बच्चा पैदा हुआ है, सॉरी, इन्होंने बच्चे पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया है बर्ड्स पे किया है, बर्ड्स पे किया है, और वहां से ये थोड़ा सा डिफरेंस लर्निंग से इम्प्रिंटिंग का शो होता है। तो बर्ड्स पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इनके एक्सपेरिमेंट में इम्प्रिंटिंग वो एक प्रोसेस है जिसमें कोई बर्ड का जो बेबी है वो पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद उसका जो बिहेवियर है, उसका बिहेवियर और वो जो भी जिस भी चीज को सामने देख रहा है, जैसे कोई बर्ड का बेबी पैदा हुआ और सामने किसी चीज को देखा और उसका जो उस पर्टिकुलर चीज से, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उससे जो अटैचमेंट हो गया, उससे जो लगाव हो गया, तो ये जो प्रोसेस है इसको वो इम्प्रिंटिंग कह रहा है। तो लेट्स सी, इम्प्रिंटिंग एज ए टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 1930s by the Austrian ethologist Konrad Lorenz for describing the attachment behavior of newborn birds to the first large moving objects in their environment. मतलब जो न्यूबोर्न बर्ड्स है, न्यूबोर्न बर्ड्स है, किसी भी पक्षी के जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उनका अटैचमेंट, उनका लगाव जो है किसी भी उस चीज के साथ में जिसको वो फर्स्ट टाइम देखते हैं, जैसे वो पैदा होते हैं और कोई चीज लिविंग या नॉन लिविंग, कोई किसी भी तरह की चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको देखते हैं तो उसके प्रति जो उनका लगाव होता है, उसके बारे में जो अध्ययन है वो इस इम्प्रिंटिंग में बताया गया है मिस्टर कोनार्ड के द्वारा। So here experiments ducklings and goslings. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो डक के बेबी होते हैं, डकलिंग्स या फिर गोसलिंग्स जो है, इन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और आइडियल टाइम फॉर इम्प्रिंटिंग आफ्टर बर्थ, और इनके लिए जो आइडियल टाइम होता है, मतलब किस टाइम पीरियड में जो है ये इम्प्रिंटिंग जो है सक्सेसफुल होती है, वो है फॉर बेबी डक्स 14 आवर्स, मतलब कोई बेबी डक पैदा हुआ तो उसके 14 घंटे में ये प्रोसेस हो जानी चाहिए इम्प्रिंटिंग। फॉर लैम्प्स 1 to 7 days, फॉर पपीज 3 to 12 weeks। तो ये इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। और यहाँ पर जो मिस्टर कोनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया डकलिंग्स या गोसलिंग्स पे, तो पहले क्या किया था उन्होंने कि जो एक मूविंग चीज होती, मतलब पहले तो वो डक जो है, डकलिंग्स की जो मदर है, वही सामने आई, तो वो उसके पीछे मूव करने लग गए, एंड उससे अटैचमेंट हुआ बच्चों का अपनी माँ से। देन सेकेंड टाइम क्या किया मिस्टर कोनार्ड ने, उनकी माँ को ना सामने रखते हुए एक मूविंग फुटबॉल को सामने रखा, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को वहां पर सामने रखा। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो फुटबॉल आगे बढ़ रही थी, मूव कर रही थी, वैसे वैसे वो जो डकलिंग्स है वो उसके पीछे पीछे चलने लग गए। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट में हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद कोनार्ड ने खुद को ही उनके सामने, जैसे वो बच्चे पैदा हुए, उनके सामने खुद को प्रेजेंट किया एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो फुटबॉल या मदर के सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि वो बच्चे जो है उनके पीछे, वो जहां जहां जाते थे वो डकलिंग्स भी उनके पीछे पीछे मूव करने लग जाते थे। तो here we can see he later experiments he himself as a substitute for the football and the mother. For conducting this experiment, he first hatched a group of goslings in an incubator and then presented himself as the first moving object they saw. He found that the newborn birds began to follow him wherever he went. तो एक्चुअल में ये इम्प्रिंटिंग का कंसेप्ट था। इम्प्रिंटिंग मतलब अध्ययन कह सकते हैं हम। तो ये यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो लर्निंग में क्या होता था, एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग से, या जो भी प्रैक्टिस करके हम सीख रहे हैं, लेकिन इम्प्रिंटिंग में क्या बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से, या फिर कहते हैं कि पैदा होने के बाद वहां तो कोई उनकी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो देख रहे हैं जिसको सामने, बस उसके ही पीछे जा रहे हैं। तो ये एक अलग टाइप का कंसेप्ट सामने आया इम्प्रिंटिंग के कारण। ये इम्प्रिंटिंग और लर्निंग का कंसेप्ट है। आई होप फ्रेंड्स दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपने समझा होगा कि जो शीघ्रता से लर्निंग हो रही है वो किस में हो रही है, इम्प्रिंटिंग में हो रही है, और इसीलिए उसको लर्निंग से थोड़ा सा डिसिमिलर माना जा रहा है। सो
Thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe this YouTube channel presented by Shikha Sambarkar. Thank you.